हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेल्स टेरिटरीज पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज पार्ट 1 में हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेल्स टेरिटरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स टेरिटरीज, ऑब्जेक्ट नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग सेल्स टेरिटरीज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ सेल्स टेरिटरीज की बात कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम प्रोसीजर फॉर एस्टैब्लिशिंग सेल्स टेरिटरीज and principles or factors to be considered in establishing territories and advantages of such territories की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसीजर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग सेल्स टेरिटरीज की। एक विक्रय प्रदेश की स्थापना करते समय किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है और इस प्रक्रिया में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूडेड रहते हैं। इनमें सबसे पहला है सेलेक्टिंग द बेसिक यूनिट, कि विक्रय प्रदेश की स्थापना करते समय आधारभूत इकाइयों का चुनाव करना। आधारभूत इकाइयाँ विक्रय प्रदेशों का सबसे छोटा हिस्सा होती हैं और इसको मिलाकर ही सेल्स टेरिटरीज का निर्माण होता है। बुनियादी इकाइयों को बुनियादी भौगोलिक नियंत्रण इकाइयाँ भी कहा जाता है। और यह जो भी इकाई होगी, यह इकाई प्रबंध करने योग्य होनी चाहिए, यानी मैनेजेबल होनी चाहिए। और यह बुनियादी इकाई एक कंट्री के फॉर्म में हो सकती है, एक स्टेट के फॉर्म में हो सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में हो सकती है, या फिर एक ट्रेडिंग एरिया के रूप में हो सकती है। जब एक कंपनी का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो तो एक देश को विक्रय प्रदेश की आधारभूत इकाई के रूप में चुना जा सकता है। दूसरा, जब एक कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन कम होता है और जिनके उपभोक्ता पूरे देश में फैले हुए होते हैं, उनकी बिक्री के लिए राज्यों को बुनियादी इकाई के रूप में चुना जा सकता है। और डिस्ट्रिक्ट्स को या ज़िले को भी बुनियादी इकाई के रूप में चुना जा सकता है। जनरली उन प्रोडक्ट्स के लिए ज़िले को चुना जाता है जिनका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे किया जाता है, जिनके ग्राहक पूरे देश में फैले हुए होते हैं और जो उपभोक्ता उत्पादों की श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से ट्रेडिंग एरिया को भी एज बेसिक यूनिट चुना जा सकता है। ट्रेडिंग एरिया एक ऐसा जोग्राफिकल टेरिटरी होता है जो किसी शहर के आसपास सेंटर्ड होता है और उस प्रदेश में किए जाने वाले थोक और फुटकर व्यापार की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बुनियादी इकाई के रूप में ट्रेडिंग एरिया का सिलेक्शन करना बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यह नेचुरल बिजनेस और कॉमर्स फ्लो पर बेस्ड होता है और इनके द्वारा ग्राहकों के परचेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है और उन पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। सेकंड स्टेप आता है फाइंडिंग आउट द सेल्स पोटेंशियलिटीज़ प्रेजेंट इन बेसिक यूनिट, यानी बुनियादी इकाइयों में विद्यमान विक्रय संभावनाओं का निर्धारण करना। कि जो भी बुनियादी इकाई सोची गई है उनमें क्या विक्रय संभावना है, इनके बारे में जानना। और यह विक्रय संभावनाएं जानने के लिए मार्केटिंग रिसर्च की जाती है और इस रिसर्च के बिहाव पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। और इस रिसर्च में यह जाना जाता है कि कस्टमर्स का जेंडर क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी क्लास क्या है, उनका नेचर क्या है और उनके इंटरेस्ट किस तरीके के हैं और उनकी परचेजिंग पावर कैसी है। इन सब के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं और इन सूचनाओं के आधार पर सेल्स पोटेंशियल के बारे में जाना जाता है, विक्रय की संभावनाओं का निर्धारण किया जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है टेंटेटिव सेटिंग ऑफ सेल्स टेरिटरीज, यानी कि विक्रय प्रदेशों का अस्थायी रूप से निर्धारण करना। जब सेकंड स्टेप में विक्रय संभावनाएं निश्चित कर ली जाती हैं तो उसके बाद में एक फर्म के सारे बाजार को इनिशियली अलग अलग प्रदेशों में बांटने का कार्य किया जाता है, ताकि विक्रय प्रदेश की संख्या, विक्रयकर्ता की संख्या, आवश्यक शाखाओं, मध्यस्थों की संख्या आदि को प्रारंभिक रूप से जाना जा सके। फिर चौथे नंबर पे आता है कंबाइनिंग द बेसिक यूनिट इनटू टेंटेटिव सेल्स टेरिटरीज, यानी बुनियादी
इकाइयों का प्रायोगिक विक्रय प्रदेशों में संयोजन करना। बुनियादी इकाइयों को मिलाकर प्रायोगिक विक्रय प्रदेश स्थापित किए जाते हैं जो विक्रय संभावनाओं को भावी विक्रय में बदलने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरीके से जितने भी बेसिक यूनिट्स होते हैं उनको मिला करके प्रायोगिक विक्रय प्रदेशों की स्थापना की जाती है, जिससे कि विक्रय संभावनाओं को भावी विक्रय में बदला जा सके और इस तरीके से इनका निर्धारण किया जाता है जो कि विक्रय की पॉसिबिलिटीज़ को फ्यूचर सेल में कन्वर्ट कर सकते हों। और नेक्स्ट स्टेप आता है एडजस्टिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग टेंटेटिव टेरिटरीज। यहाँ पर प्रायोगिक प्रदेशों की बिक्री संभावनाओं और कवरेज की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उनके आकार और उनके शेप में चेंजेस किया जाता है। एंड द लास्ट इज असाइनिंग सेल्स टेरिटरीज टू सेल्स पर्सन्स। विक्रय कर्मचारियों को विक्रय प्रदेशों का कार्यभार सौंपना। विक्रय प्रदेशों का स्वरूप निर्धारित हो जाने के बाद प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप उचित विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है और उन्हें उपयुक्त विक्रय प्रदेश का कार्यभार सौंप दिया जाता है। अब बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स और फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन एस्टैब्लिशिंग टेरिटरीज कि जब सेल्स टेरिटरीज का डिटर्मिनेशन किया जाए तो किन बातों का ध्यान रखा जाए। सबसे पहले समान वितरण क्षेत्र यानी इवन कवरेज। समान वितरण से न केवल विक्रेताओं का कार्यभार उपयुक्त रहता है बल्कि ग्राहकों को संतोषप्रद सेवाएं भी दी जा सकती हैं। एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेशन, इस बात का ध्यान रखा जाए कि कार्यों का दोहराव नहीं हो। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सभी विक्रयकर्ताओं को बेचने के लिए समान अवसर मिले, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। विक्रय प्रबंधक इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि जहां तक संभव हो सभी विक्रयकर्ताओं के कार्यों और विक्रय अवसरों में समानता बनी रहे। इलास्टिक एलोकेशन, विक्रय प्रदेशों का आवंटन लोचपूर्ण होना चाहिए, यानी विक्रय प्रबंधक को विक्रय प्रदेशों में परिवर्तन करने का राइट हमेशा होना चाहिए। कंट्रोलेबल, विक्रय प्रदेशों का डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाना चाहिए कि संस्था प्रबंध और नियंत्रण मिनिमम खर्चों पर कर सके। इसके बाद में बात है कंपेरेबल, कि वो तुलनात्मक होने चाहिए। विक्रय प्रदेशों का एलोकेशन इस तरह से किया जाना चाहिए कि उनकी विक्रय संभावनाओं का तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सके, जिससे प्रत्येक विक्रेता के निष्पादन और उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सके। इक्वालिटी ऑफ इनकम, यानी कि आय में समानता होनी चाहिए। विक्रय प्रदेशों का बंटवारा इस तरह किया जाना चाहिए कि समस्त विक्रेताओं की आय में लगभग समानता हो। आय की असमानता उत्पन्न होने पर उनको शिकायत करने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट इकोनॉमिकल, की है इकोनॉमिकल यानी मितव्ययी होना चाहिए। विक्रय प्रदेशों का विभाजन इस तरह होना चाहिए कि प्रबंधक और विक्रयकर्ताओं की यात्राओं आदि में आने वाली लागत न्यूनतम बनी रहे। और अब बात कर रहे हैं हम एफिशिएंट परफॉर्मेंस की, कि कुशल निष्पादन भी इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। विक्रय प्रदेशों का वितरण इस तरह से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक विक्रेता को अपने नियमित कार्यों को कुशलतापूर्वक करने की अभिप्रेरणा प्राप्त हो सके। एलोकेशन ऑफ न्यू सेल्समैन, यानी नए विक्रयकर्ताओं को प्रारंभ में ही संपूर्ण विक्रय प्रदेश का भार नहीं सौंपना चाहिए। उन्हें पहले अनुभवी विक्रयकर्ताओं के साथ रखा जा सकता है ताकि वे विक्रय तकनीकों को ठीक से सीख सकें। और नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव, कि प्रत्येक विक्रय प्रदेश का आकार और कार्यभार इतना अवश्य होना चाहिए कि वह उसके विक्रयकर्ताओं और मध्यस्थों के लिए प्रतिस्पर्धा या चुनौती प्रस्तुत कर सके। सर्टेनिटी, प्रत्येक विक्रय प्रदेश का आकार या स्वरूप निश्चित होना चाहिए। यदि प्रदेश का भौगोलिक आकार का विभाजन किया जाता है तो उसकी सीमाएं भी स्पष्ट होनी चाहिए। ईज इन इवैल्यूएशन, यानी विक्रय प्रदेश इस प्रकार निर्धारित करने चाहिए कि प्रत्येक प्रदेश और उसमें कार्यरत सेल्समैन के कार्यों और उसके प्रोग्रेस का कंटिन्यूसली इवैल्यूएशन
किया जा सके। तो इस तरीके से इन बातों को ध्यान में रखते हुए सेल्स टेरिटरीज़ का डिटर्मिनेशन किया जाना चाहिए, तभी वह बेनिफिशियल हो सकता है। अब बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ सेल्स टेरिटरीज़ की, कि सेल्स टेरिटरीज़ को डिटरमाइन करने से क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इससे विक्रेताओं, वितरकों और शाखा प्रबंधकों को अनेक क्षेत्र की बिक्री के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। दूसरा है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, यानी कि उनके कार्यों के मूल्यांकन के लिए एक आधार उपलब्ध हो जाता है। मूल्यांकन का एक उचित आधार तैयार हो जाने से विक्रेताओं को उचित पारिश्रमिक प्रदान करने, अभिप्रेरित करने, विक्रय लक्ष्यों और दायित्वों का निर्धारण करने में सुविधा होती है। तीसरा है कंपटीशन, यानी प्रतियोगिता। विक्रय प्रदेशों की स्थापना करने से संस्था की प्रतियोगिता सुदृढ़ता बढ़ जाती है और प्रतियोगियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है। और नेक्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च, कि विक्रय प्रदेशों का निर्धारण होने से विपणन अनुसंधान या कार्य प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। बाजारों में विद्यमान प्रतिस्पर्धा, फैशन, ग्राहक रुचियों, क्रय शक्ति, वितरकों आदि के बारे में सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव कंट्रोल। विक्रय प्रदेशों का निर्धारण हो जाने से विक्रयकर्ताओं पर इफ़ेक्टिवली कंट्रोल रखा जा सकता है और उन्हें ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस और सुपरविज़न दिया जा सकता है। और नेक्स्ट है लाभों में वृद्धि या इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। इनका विक्रय प्रदेशों का निर्धारण हो जाने पर सही मात्रा में विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है और उनके खर्चों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और विक्रय प्रदेश नियोजन से विक्रेताओं को सेटिस्फैक्शन और मोरल एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है और इसके परिणाम स्वरूप फर्म के लाभों में वृद्धि होती है। और अब बात कर रहे हैं एडवांटेजेस टू कस्टमर्स, कि कस्टमर्स को क्या लाभ होते हैं। कि जब सेल्स टेरिटरी डिसाइड की जाती है तो इससे कस्टमर्स को तुरंत और प्रभावी ढंग से सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, तो एफिशिएंट सर्विस मिलती है। दूसरा, क्विक डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स, क्योंकि उनकी शिकायतों को निपटाने के अधिकार जो है डिसेंट्रलाइज होते हैं, इसलिए उनके प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉल्व की जा सकती है। इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन, यानी व्यक्तिगत संतुष्टि। प्रादेशिक नियोजन के फलस्वरूप विक्रेता के लिए ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से मिलना और कांटेक्ट करना पॉसिबल होता है, इससे कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन मिलता है। सजेशंस, विक्रय प्रदेशों की स्थापना से विशिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों को व्यक्तिगत रुचियों और सुझावों पर विशेष ध्यान देकर उनके अनुरूप उत्पादन और विक्रय करना संभव हो जाता है। तो इस तरीके से कस्टमर्स के सुझावों के आधार पर कार्य किया जा सकता है। विक्रय प्रदेशों की स्थापना से विशिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों की व्यक्तिगत रुचियों और सुझावों पर विशेष रूप से ध्यान देकर उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन और विक्रय करना संभव हो जाता है। तो इस तरीके से जो एक सेल्स टेरिटरी होती है, जहाँ पर वो एक संस्था के लिए बेनिफिशियल होती है, वहीं पर वह कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल होती है। दैट्स इट। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एक सेल्स टेरिटरीज किस तरीके से इस्टेब्लिश की जाती है और उसको इस्टेब्लिश करते समय किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही साथ इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।